बने एक दूजे के वास्ते पार्ट 3। सानवी को जब नींद आने लगी तो वो अपने रूम की तरफ जाने के लिए मुड़ी। वंश अभी भी उसे एकटक देख रहा था। जब सानवी मुड़ी तो उसकी निगाहें वंश से जा मिली। वंश उसकी आंखों में आंसू देख के बेचैन हो उठा। उसका मन किया कि वो जाए और उसे अपने गले से लगा ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। आखिर उसने खुद ही तो उससे दूर रहने का फैसला किया था। अपने ख्यालों से बाहर आकर वंश ने सानवी से नजरें चुरा ली और उसके तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो उसके करीब पहुंच गया। वंश को इस तरह से नज़दीक आता देख सानवी घबरा गई। उसे लगा कि उसने रिया को जो बात बोली थी, वंश उस बात से नाराज़ है। वो डरते हुए एक कदम पीछे हुई और डरते हुए बोली, मिस्टर वंश, आई एम सॉरी। अभी वो बात पूरी करती उससे पहले ही वंश उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोला, कुछ मत बोलो। सानवी हैरान नज़रों से उसे देखने लगी और उसकी नज़रें वंश से जा मिली। ना जाने क्यों उसे वंश की नज़रों में जो जज्बात दिखाई दिए वो कुछ जाने पहचाने लगे। वो सहम गई। वही वंश सानवी की आंखों में देख रहा था जिसमें उसे घबराहट के साथ साथ कुछ अधूरापन और बहुत सारी तकलीफ़ें दिख रही थी। वो उसकी आंखों में खोसा गया। अनजाने में ही उसका चेहरा सानवी के चेहरे के काफ़ी करीब आ गया था। सानवी उसकी सांसों को अपने चेहरे पे महसूस कर पा रही थी। वो घबराते हुए बोली, मिस्टर वंश। वंश सानवी की बातों के वजह से होश में आया। उसने अपना हाथ जल्दी से उसके होठों से हटा लिया और पीछे होते हुए बोला, वो मैं रिया के बिहेवियर के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद सानवी हैरान नज़रों से वंश को देखने लगी और सोचने लगी, क्या मैं जो सुन रही हूँ ये सही है? क्या अभी अभी मिस्टर वंश मल्होत्रा ने उससे माफ़ी मांगी, वो भी किसी और की गलती के लिए? इधर सानवी तो क्या, वंश खुद भी हैरान था अपने इस तरह के बात पर। उसने शायद पहली बार किसी से माफ़ी मांगी थी, वो भी किसी और की गलती के लिए। वो समझ नहीं पाया कि वो क्या करे। वो तुरंत अपने कमरे की तरफ मुड़ा और अपने रूम की तरफ जाने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि अचानक उसे क्या हो गया है। वो थोड़ा सा मुस्कुराया, तभी सानवी अपने होश में आई और उसने वंश को आवाज़ लगाई, सुनिए। वंश रुका लेकिन वो पलटा नहीं। सानवी ने आगे कहा, आई एम सॉरी टू। मुझे रिया से वो सब भी नहीं कहना चाहिए था। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। अभी सानवी ने बात पूरी भी नहीं की थी कि वंश ने उसको हल्का सा पलट के देखा और गुस्से में अपने कमरे में चला गया। सानवी वंश की इस हरकत से एक बार फिर से हैरान हो गई। उसने बोला, बड़ा ही अजीब है, ये बिना कुछ बोले ही चला गया। और वो भी अपने कमरे में चली गई। उधर वंश भी अपने कमरे में गुस्से से हाथों की मुट्ठी बना ली और सोचने लगा कि क्या सच में उसने सॉरी बोला? क्या सच में उसके बोलने का वो मतलब नहीं था? क्या सच में वो मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानती? दरअसल जब सानवी ने उसे अपना हस्बैंड बोला था तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी, लेकिन अब वो नाराज़ था। उसने गुस्से में रिया को कॉल लगाया और उसको अपने पास बुलाया। रिया तो वंश का कॉल देखकर हैरान रह गई, क्योंकि आज से पहले वंश ने कभी भी उसको बिना किसी ज़रूरी काम के फ़ोन नहीं किया था। रिया के खुशी का ठिकाना नहीं था। वो जल्दी से फ्रेश होकर एक सेक्सी ड्रेस पहनकर वंश के पास पहुंच गई। उधर वंश गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। जब उसने रिया की आवाज़ सुनी तो वो तुरंत लिविंग रूम में पहुंचा। उसने बिना कुछ सोचे रिया को अपने बाहों में भर लिया और उसे किस करने लगा। रिया उसके इस तरह के बर्ताव से सदमे में आ गई, क्योंकि आज से पहले वही वंश के तरफ अपना पहला कदम बढ़ाती थी। पर आज तो वंश ने, ऐसा क्या हो गया? लगता है वंश को अच्छा नहीं लगा जो सानवी ने मुझसे कहा, इसलिए शायद वो मुझसे इतना प्यार कर रहा है। उधर वंश के दिमाग में तो सिर्फ सानवी की वही बात कि मेरा वो मतलब नहीं है चले जा रही थी। उसने और गुस्से से रिया को किस किया, जिससे रिया दर्द से चिल्ला उठी। पर उससे क्या होना था? वंश उसके साथ अपनी सारी हदें पार करता रहा। उसके सामने तो बस सानवी का ही चेहरा आ रहा था। सानवी ने जब आवाज़ें सुनी तो उसने अपना हेडफोन लगा लिया और गाना सुनते हुए नींद के आगोश में चली गई। सुबह हुई, सानवी फ्रेश होकर लिविंग रूम की तरफ चली गई। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कल रात को क्या हुआ था। जब वो लिविंग रूम में पहुंची तो उसने वंश को बिना शर्ट के उसके सामने खड़ा पाया। वो तो बस उसके चार्म में खोती जा रही थी। वंश ने उसको गुस्से में देखा और उसने झुक के रिया को अपनी बाहों में उठा लिया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। लेकिन रिया उसे ही गुस्से भरी निगाहों से देख रही थी। उसकी नज़रें सानवी को असहज महसूस करा गई।
क्योंकि आज से पहले रिया की निगाहों में सिर्फ जलन थी, लेकिन आज गुस्सा भरा था। ऐसा गुस्सा जो सानवी की ज़िंदगी में सुकून छीनने वाला था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने कल रात वंश के मुंह से सिर्फ सानवी का ही नाम सुना था। वो समझ गई थी कि अब वंश उसका नहीं रह गया था, वो तो अब सानवी का हो चुका था। उस दिन से वंश सानवी के करीब जाने से बचता था। अब वो कभी कभी ही रूम पे आया करता था और इधर सानवी अपने काम में व्यस्त हो गई। अब वो ड्रेस डिजाइन करने में लगी रहती थी, जिसके वजह से वो बहुत कम ही रूम से बाहर निकलती थी। उसने एक ऑनलाइन साइट खोली थी जिस पर वो पलाश नाम के एक ब्रांड से अपने बनाए कपड़ों को बेचती थी। बहुत ही जल्द उसके ब्रांड की डिमांड बढ़ने लगी थी। लोग उससे कांटेक्ट करना चाहते थे। बड़ी बड़ी कंपनी उसे अपने वहाँ काम पर रखना चाहते थे, पर सानवी को तो सिर्फ ये चाहिए था कि लोग उसके काम को पसंद करें। उसे पैसे से कोई लेना देना नहीं था। उसने अपनी पहचान भी छुपाए रखी थी। वो अपने कपड़े डिजाइन व श्रुति के नाम से बेचती थी। श्रुति उसकी माँ का नाम था। वो बहुत ही कम कपड़े डिजाइन करती थी। कपड़ों के ऑनलाइन आते ही वो कपड़े मुंह मांगी दाम पर बिक जाते थे। इसी तरह से 4 महीने बीत गए। इस बीच ऐसा बहुत कम होता था कि वंश और सानवी आमने सामने हो। जब भी ऐसा होता, वंश सानवी को नज़रअंदाज करके चला जाता था, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि वंश अपने दिलो दिमाग से चाहकर भी सानवी को भुला नहीं पा रहा था। वो पूरी कोशिश करता सानवी से दूर रहने की, लेकिन वो नहीं रह पाता था। वो हफ्तों हफ्तों विदेश में रहता, लेकिन जब भी वो वापस आता सीधे घर जाता। सानवी को देख उसको बस एक झलक देखने भर से ही सुकून मिल जाता था। उसने रिया को भी अब उसके घर आने से रोक दिया था। वो नहीं चाहता था कि रिया फिर सानवी को परेशान करे। उसने उस रात के बाद से रिया को कभी छुआ भी नहीं। ऐसा क्यों था वो ये नहीं जानता था, पर उसे अब किसी और का छूना पसंद नहीं था। एक दिन कमला आंटी को किसी काम की वजह से घर जाना पड़ गया। उस दिन सानवी घर पर अकेली थी और वंश ऑफिस के काम के लिए बाहर, पर आज रात वो अचानक घर वापस आ गया। सानवी ने अपने लिए खाना बना लिया था और खाकर सो गई थी। आज घर पर अकेले होने की वजह से उसने अपने रूम का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। वंश आया, वह सीधा अपने रूम में चला गया। उसने अपने ऑफिस का काम किया। काम करते करते उसे रात के 12 बज गए। अब उसे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। उसने सोचा कमला ने ज़रूर केशव से पूछा होगा कि आज मैं आऊँगा या नहीं। केशव ने तो उसे बताया ही होगा कि मैं आऊँगा। उसने मेरे लिए खाना बनाया होगा। लेकिन जब वो किचन में गया तो उसने देखा कि उसके खाने के लिए कुछ नहीं बना है। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत केशव को कॉल लगाया। केशव ने सोते हुए फ़ोन को देखा और सर पकड़कर बोला, ये बेचैन आत्मा मुझे जीने ही नहीं देंगे। अब इतनी रात को क्या घट गया? उसने कॉल उठाया, बोला, यस सर। वंश, क्या कमला को तुमने नहीं बताया था कि मैं आज घर आऊँगा? केशव, नो सर, एक्चुअली कमला ने कॉल किया ही नहीं था और मैं भूल गया, सॉरी सर। वो डर के मारे काँप रहा था। वंश, तुम्हारा 1 महीने का बोनस कट। वंश गुस्से में बोला। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। वो क्या करे उसे समझ नहीं आया। वो थोड़ी देर इधर उधर घूमा, फिर उसके मन में सानवी का ख्याल आया। वो न चाहते हुए भी उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने झिझकते हुए उसका दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उसने देखा कि दरवाज़ा खुला था। उसने जब दरवाज़ा खुला देखा तो उसने सानवी को आवाज़ लगाई, सानवी सानवी, लेकिन सानवी ने हेडफोन लगाया था, इस वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। वंश को जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो अंदर चला गया। उसने देखा कि सानवी सोई हुई है। उसने अपना बेड ऐसे जगह लगाया था जहाँ पर चांद की रोशनी आती थी। वंश ने सोती हुई सानवी को देखा। सानवी ने आज पतले स्ट्रेप की टॉप पहन रखी थी और नीचे उसने हॉट पैंट पहन रखा था। वंश ने उसे ऐसे कपड़े पहने पहली बार देखा था। वो तो बस उसे देखता ही रह गया। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। उसको देखते समय वंश के होठों पे एक मुस्कुराहट आ गई। तभी सानवी ने करवट बदली। अब उसकी पीठ वंश की तरफ थी। वंश उसे देख रहा था। अचानक उसकी नज़र उसके पीठ पर कंधे के पास बने एक निशान पर पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो किसी के नाखून के दाग हो। ये देखकर वंश अंदर से हिल गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने फिर से निगाह उसके शरीर पर दोहराई। ऐसा ही एक निशान उसके जांघों पर भी था। जब वंश ने ये देखा तो वो परेशान हो गया। उसका हाथ अपने आप ही कंधे के उस निशान पर चला गया। उसने जैसे ही उसको छुआ, सानवी अचानक से चिल्लाते हुए जग गई, नहीं, मुझे मत छुओ। वंश एकदम से पीछे हट गया और उसने लाइट जला दी। जब सानवी ने देखा कि ये वंश है तो उसको सुकून मिला।
फिर उसने सोचा कि ये मेरे रूम में क्या कर रहे हैं। फिर उसने अपने कपड़े की तरफ देखा तो जल्दी से उसने खुद को चादर से ढक लिया। उसने अपना हेडफोन निकाला। उसने वंश से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सानवी घबराई हुई थी। थोड़े ही समय में वो पसीने से भीग गई। वंश ने उसको देखा और बोला, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया। वो कमला ने आज खाना नहीं बनाया और मुझे भूख लगी है। इस समय कोई होटल नहीं खुला है, इसलिए मैं सानवी की ओर देखते हुए तुम्हें जगाने आ गया, लेकिन तुम गाना लगा के सो रही थी तो तुमको सुनाई नहीं दिया, इसलिए मैंने तुमको जगाने के लिए इतना बोलकर वो शांत हो गया। शायद ही वंश ने इतनी सारी बातें एक साथ कभी किसी से बोली होंगी। ऐसा लग रहा था कि किसी बच्चे की चोरी पकड़ी गई हो और वो पनिशमेंट के डर से सफाई दे रहा हो। सानवी ने जब ये सुना तो वो थोड़ी शांत हुई और उसने उससे कहा, आप चलिए, मैं आती हूँ। वंश वहाँ से चला गया, लेकिन उसके दिमाग में बस सानवी का डरना, वो निशान, यही सब चल रहा था। सानवी ने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए और एक ढीला टॉप और लोअर पहनकर बाहर आई। उसने वंश को देखा जो आंगन में खड़ा चांद को देख रहा था और अपने ही ख्यालों में खोया था। सानवी किचन में गई और खाना बनाने लगी। कुछ आवाज़ हुई तो वंश किचन की खिड़की की तरफ घूमा, जिससे सानवी काम करते हुए दिख रही थी। वंश बस उसको प्यार से काम करते हुए देखने लगा। वो तो चाह रहा था कि ये वक्त यही थम जाए और वो उसको ऐसे ही देखता रहे। वंश ने खुद से ही कहा, ये क्या हो गया है मुझे, मैं ऐसे क्यों फील कर रहा हूँ? आज से पहले तो कभी ऐसा मैंने महसूस नहीं किया। वंश खुद की हालत पर मुस्कुराया और सानवी को देखने लगा। जल्दी ही सानवी बोली, खाना तैयार है, आप आ जाइए। वंश जब गया तो उसने देखा कि सानवी ने पनीर पराठा बनाया था। उसने जल्दी से पराठे उठाए और खाने लगा। उसे उसका स्वाद इतना बढ़िया लगा कि वो ज़ोर से बोल उठा, ज़बरदस्त। जब सानवी ने सुना तो वो वंश की इस हरकत पर मुस्कुरा दी। वो अपने रूम में जाने लगी तो वंश ने बोला कि क्या तुम थोड़ी देर बैठ सकती हो? सानवी ने उसकी तरफ देखा और हाँ में सर हिला दिया और बैठ गई। दोनों ही शांत थे, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी वंश ने पूछा, तुम्हें चांद देखना बहुत पसंद है ना? सानवी ने सोचा, ये बात इनको कैसे पता? अभी वो सोच ही रही थी कि वंश उसकी मन में चल रही बात को समझकर बोला, मैंने कई बार देखा है तुम्हें बस चांद को देखते हुए। सानवी अपने अतीत में चली गई और सोचने लगी कि कैसे उसके पापा उसे चांद को दिखाते थे और उसकी कहानियाँ सुनाते थे। कैसे जब वो बच्ची थी तो उसने अपने उस दोस्त से कहा था कि तुम जानते हो, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं चांद पे जाऊंगी। अच्छा, क्या सच में? तो क्या तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी? तुमने तो वादा किया था तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। सानवी, अरे तुम रो क्यों रहे हो? मैं तुमको साथ लेकर चलूँगी। क्या सच में? अरे वाह, बहुत मज़ा आएगा। पर आज तो वो दोनों ही मेरे साथ नहीं है। वंश ने जब उसको यूँ सोच में डूबे देखा तो वो उससे बोला, सानवी सानवी। तभी सानवी बोली, क्योंकि ये मुझे अकेलापन महसूस नहीं करने देता है। उसने ये बात एक फीकी सी मुस्कान के साथ बोली। वंश उसकी तकलीफ़ को समझ गया, उसे भी तकलीफ़ होने लगी। तभी वंश ने पूछा, हालांकि वो हिचकिचा रहा था तब भी उसने पूछा, सानवी तुम्हारे शरीर पर ये चोट का निशान कैसा है? ये सुनते ही सानवी को कुछ याद आने लगा। वो डर से कांपने लगी और जल्दी से उठते हुए बोली, मिस्टर वंश, गुस्से से बोली, हम इतने भी करीब नहीं कि आप मुझसे ये पूछे। ये बोलकर वो अपने कमरे की तरफ जाने लगी। वंश उसे देखता रहा और उसने मन में बोला, हाँ ये दूरी मैंने ही तो बनाई थी, पर अब मुझसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। उसने सानवी से बोला, इट्स वंश, यू कैन कॉल मी वंश, ओनली वंश। सानवी ने उसे पलट के हैरानी से देखा और अपने कमरे में चली गई और वंश भी अपने कमरे में चला गया। ये रात दोनों के लिए ही लंबी थी। दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी, एक को बेचैनी की वजह से तो एक को अपने अतीत से। अगर आपको इस कहानी का आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।